नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है विश्व व्यापार संगठन से। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में कुछ वस्तुओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमित दरों या ऊपरी प्रशुल्क सीमा पर दोबारा वार्ता करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। प्रशुल्क व्यापार की वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है। प्रशुल्क घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को आयातित वस्तुओं पर मूल्य लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही ये सरकार के लिए राजस्व का भी सृजन करते हैं। सीमित प्रशुल्क दर वह अधिकतम शुल्क होता है जिसे सरकार डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों से आयातित वस्तुओं पर आरोपित करती है। डब्ल्यूटीओ में शामिल होने पर प्रत्येक देश इन प्रतिबद्धताओं से सहमत होता है। ये दरें अलग अलग देशों और वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग होती हैं। राष्ट्रों को कुछ विशेष आयातों में कम प्रशुल्क दरों को लागू करने के लिए लोचशीलता प्रदान की गई है, लेकिन वे अपनी सीमित दरों से आगे नहीं जा सकते हैं। यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क के लिए सीमित दरों को समाप्त करना है तो विश्व व्यापार संगठन के नियम देशों को निर्यात में पर्याप्त हित वाले उत्पादों के लिए सीमित दरों पर दोबारा वार्ता करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। एक देश को वार्ता के माध्यम से निर्यातक देश के लिए अपनी सीमित दरों को बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। आइए अब जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करने वाले 160 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। साथ ही 20 से अधिक देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। भारत इसका एक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए किसी देश को अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाना होता है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता में प्रवेश के लिए इसकी शर्तों पर भी वार्ता करनी होती है। विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सभी के लाभ के लिए व्यापार को मुक्त करना है। इसका मुख्य कार्य व्यापार की सुगमता, अनुमानशीलता और स्वतंत्र संचालन सुनिश्चित करना है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। विदेश मंत्री ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट का उद्देश्य प्रमुख आर्थिक संकेतकों, केंद्र और राज्य सरकारों के नीतिगत अपडेट करना है। इसके साथ ही नवीनतम व्यापारिक सूचनाओं और व्यापार डेटा पर महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकल बिंदु स्रोत उपलब्ध करवाना है। ये वेबसाइट भारतीय निर्यात बढ़ाने और रोजगार अवसरों का अन्वेषण करने के लिए भारतीय नागरिकों के व्यवसायों और राज्यों के व्यापार को विश्व के साथ जोड़ेगी। साथ ही विदेशी उद्योगों और व्यवसायों को भारत की ओर आकर्षित करेगी। वेबसाइट इच्छुक निवेशकों को संबंधित सरकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करने में सहायता करेगी, जैसे कि भारत से कृषि निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारत के साथ व्यापार के लिए इंडिया ट्रेड पोर्टल, भारत में किए जाने वाले निवेश के लिए इन्वेस्ट इंडिया जैसे पोर्टल। आर्थिक कूटनीति में देश के आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक साधनों के साथ राजनयिक कौशल का उपयोग करना भी शामिल है। आर्थिक कूटनीति का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में उद्देश्यों की प्राप्ति करना, इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन, योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा आदि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कूटनीति प्रभाग को विदेश मंत्रालय की आर्थिक शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। अगली खबर भारत और यूके संबंधों पर आधारित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में दोनों पक्ष 10 वर्ष के रोड मैप पर सहमत हुए। साथ ही ब्रेक्जिट के बाद के युग में अपने संबंधों को आगे ले जाने के बारे में चर्चा की गई। इस रोड मैप को जनवरी 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा में अपनाया जाएगा। इसमें 5 व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन विषयों में लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु एवं स्वास्थ्य शामिल हैं। आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए दोनों पक्षों ने एक व्यापक प्रवासन और आवागमन साझेदारी समझौते को मान्यता प्रदान की है। ये समझौता दोनों देशों में छात्रों और पेशेवरों के तीव्र आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है और ये वर्ष 2019-20 में 15.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था। भारत ने ब्रिटेन के भारत प्रशांत झुकाव का स्वागत किया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इस तथ्य
को रेखांकित किया है कि वर्ष 1960 और वर्ष 1970 के दशक के दौरान इस क्षेत्र में ब्रिटेन की असंलग्नता की नीति यानी पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट एक उचित नीति नहीं थी। वर्तमान में ब्रिटेन अपनी विदेश नीति में पूर्व को महत्व दे रहा है। भारत उसकी इस विदेश नीति में प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद में क्वाड सुरक्षा वार्ता में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अगली खबर गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय ने राज्य स्तर पर मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और इसका सामना करने के लिए संस्थागत तंत्र को रेखांकित किया है। भारत में मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए कई तंत्र हैं। इसमें संस्थागत तंत्रों की बात करें तो गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स एकीकृत कार्यबल हैं। इनका उद्देश्य मानव दुर्व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए राज्य की पुलिस, महिला और बाल कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारियों के एक समूह को शामिल करना है। उल्लेखनीय है कि जब केंद्र सरकार ने इन इकाइयों में भौतिक अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो ये राज्यों का दायित्व है कि उनके द्वारा इन इकाइयों का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त श्रम बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। गृह मंत्रालय ने राज्यों के 10,000 पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्भया फंड के तहत 100 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। ये महिला सहायता डेस्क मानव दुर्व्यापार से संबंधित सभी मामलों को दर्ज करेंगे और उनकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और पुलिस स्टेशन स्तर की मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों को गठित किया जाएगा। इसके अलावा मानव दुर्व्यापार से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान भी मौजूद हैं। इसके तहत विधायी प्रावधानों में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, वाणिज्यिक लैंगिक शोषण के लिए दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में बच्चों की तस्करी सहित मानव दुर्व्यापार का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट 2012, अन्य विशिष्ट कानून जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 आदि अधिनियमित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की अभिपुष्टि की है। इसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार की रोकथाम, शमन और दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और उसका प्रतिकार करने पर सार्क अभिसमय की अभिपुष्टि की है। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए भूमिगत विद्युत लाइनों पर कोई समझौता नहीं तथा नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित किया गया। ये सूचना दी गई है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और राजस्थान सरकार ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ये प्रस्ताव सभी विद्युत पारेषण लाइनों को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर्यावास स्थलों से होकर भूमिगत रूप से बिछाने से संबंधित था। इससे पहले वर्ष 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश पर बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए कुछ अनुशंसाएं की गई थीं, जिनमें बस्टर्ड पर्यावास स्थलों को प्राथमिकता देते हुए सभी विद्युत पारेषण लाइनों को कम करके तारों को भूमिगत रूप से बिछाना शामिल था। इसके अलावा ज्ञात प्रजनन स्थलों में शिकारियों से सुरक्षित बाड़ों को विकसित करना शामिल था। साथ ही पेशेवर जाल शिकारियों का उपयोग करके कुत्तों, शूकरों, लोमड़ियों और अन्य प्रजातियों जैसे शिकारी समूहों को दूर रखना शामिल था। राजस्थान वन विभाग बस्टर्ड अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और उनके द्वारा पसंद की जाने वाली फसलों को उगाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ सकता है। इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात में प्राथमिकता आधारित बस्टर्ड पर्यावासों के 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नए पवन टरबाइन और सौर फार्मों को स्वीकृति न देना भी शामिल था। आइए अब जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्थानिक जीव है। इस प्रजाति के महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल हैं राजस्थान के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, गुजरात का नलिया, महाराष्ट्र का वरोरा और कर्नाटक का बेल्लारी आदि। ये शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों, कटीली झाड़ियों वाले खुले क्षेत्रों और खेतों के पास लंबी घास वाले स्थानों में सबसे अधिक पाया जाता है। ये सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। ये उन प्रजातियों में से एक है जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्य जीव प्राकृतिक वास के एकीकृत विकास के तहत पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सामान्य तौर पर एक नियंत्रित परिवेश में नए उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण की एक प्रणाली को दर्शाता है। इसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए छूट प्रदान कर भी सकते हैं या नहीं भी। इस दृष्टिकोण के कई लाभ हैं, जैसे बड़े और बहुमूल्य विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं और जोखिमों का बेहतर प्रबंधन, विनियामक और विधिक अहर्ताओं में छूट आदि शामिल है। हाल ही में आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पहल के लिए विनियामक मानदंडों में राहत प्रदान की है। इसके तहत नेटवर्थ की आवश्यकता को 25 लाख रुपए से कम करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। भागीदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारों को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की मध्यावधि समीक्षा की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को वर्ष 2016 में 8 वर्षों की अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों की सूचना के विस्तार, विश्वसनीयता और पहुँच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना है। इसमें प्रत्यक्ष लाभार्थियों के 2 समूह हैं, जिसमें सतही या भूजल नियोजन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं, और दूसरा समूह है जल संसाधन सूचना प्रणाली के उपयोगकर्ता। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। हाल ही में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को गति प्रदान करने के लिए आगामी बजट में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। इसे वर्ष 2010 में तंत्र को मजबूती प्रदान करने और संस्थागत बनाने के लिए कई उद्देश्यों के साथ गठित किया गया था। इन उद्देश्यों में शामिल था वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ावा देना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। FSDC की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में राज्य मंत्री, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, PFRDA, IRDAI, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के प्रमुख और विभिन्न विभागों के सचिव शामिल होते हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। यूनेस्को ने उनके नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने का निर्णय लिया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना PMSSS। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्वाह भत्ते के रूप में 20,000 रुपए की किस्त जारी करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के युवाओं की क्षमता का निर्माण करना था। ये योजना उन्हें साधारण पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस छात्रवृत्ति के घटकों में शैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ता शामिल है। ये योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित ये मकबरा अब्दुल रहीम ने अपनी पत्नी के लिए 1598 ईस्वी में बनवाया था। स्थूल गुंबद, वितान और मेहराब, 4 बाग शैली, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग इस इमारत की मुख्य विशेषताएं हैं। अब्दुल रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये एक प्रतिष्ठित सेनापति और एक दरबारी कवि थे। उन्हें सभी को स्वीकारने और सभी को समावेशित करने की संस्कृति को अपनाने वाले एक धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिज, संस्कृत, अरबी, फारसी में कई रचनाएं लिखी थी। खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।